बिल्कुल ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आप लोग कहते हो या मैसेज मुझे करते हो कि सर आज चैप्टर अच्छा लगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हुई। जब आप ये कहते हो कि नहीं समझ में आया, तब भी मुझे लगता है कि चलो तुम सुन तो रहे थे, तभी समझ में नहीं आया। नहीं तो कुछ लोग सुनते नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें दोनों तरीके के मैसेज आपके वेट रहते हैं। जब आप अच्छा कहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। फिलहाल हर चीज़ को अच्छा नहीं कहना उसे अच्छा जो अच्छे से समझ में आए। आपसे मैं बोल रहा हूँ, जब ना समझ में आए तो हाथ जरूर उठाइएगा। बताइए, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड याद आ रहे हैं आपको? तो मैंने कहा था एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल मिल करके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। और कल मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाने के बाद एसेसरी ग्लैंड से परिचय कराया था। फिर मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू द एनस। याद है? मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो ये बना रहा हूँ, ये रे डायग्राम है, इसके बीच में माउथ और एनस के बीच में सब कुछ सीक्वेंस में तुम बता दोगे? जस्ट फॉर माई सेक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको बताना पड़ेगा। एक तरफ से माउथ होगा, बक्कल चैम्बर, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलन। सीकम में भी, कोलन में भी एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, रेक्टम, एनस। पक्का? फिर हमने इनकी 4 लेयर पढ़ी। एक और सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। और इनसे इनके अंदर की 2 ग्लैंड पढ़ी, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड। पक्का? अब फिर हमने कहा कि जब एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाएगी तो हमारे पास कौन आएंगी? एसोसिएटेड ग्लैंड्स आएंगी। मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़ी हुई 3 एसोसिएटेड, 3 तरीके की, 3 नहीं 3 तरीके की एसोसिएटेड ग्लैंड है। पहली कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड है। यस, आपको मालूम है सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा लिवर है। तीसरा पैंक्रियास। याद रहेगा? तो हमारे पास 3 तरीके की ग्लैंड है। वन इज सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास। इन तीनों ग्लैंड की खास बात है, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है बल्कि उससे एसोसिएटेड। तो सलाइवरी ग्लैंड भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है, लिवर भी अंदर नहीं है, पैनक्रियास भी उसके अंदर नहीं है। तो ये एसोसिएटेड है। कल मैंने सलाइवरी ग्लैंड आपको पढ़ाई, 4 की 3। तीनों याद है? तीनों के नाम याद है? नंबर 1 पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, तो सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर अलग अलग एक ही है। इनकी डक्ट याद है? पक्का? तो आपको मालूम है पैरोटिड की ग्लैंड डक्ट का नाम स्टेंसन है। वार्डन्स डक्ट ऑफ रिलिनस। सलाइवा बना 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। और एक एंजाइम था टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज। पक्का? पीएच था 6.8। इसके बाद हम लोग के सामने एक और एसोसिएटेड ग्लैंड आती है, इट इज नोन एज लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम है लिवर। अगर आप भूले नहीं हो तो आपको मैंने पढ़ाया था, देयर इज अ कैविटी नोन एज थोरैक्स। क्या नाम बेटा? थोरैक्स। पक्का? तो आपको मालूम था कि यहां से आप बक्कल चैम्बर की तरफ से चले और बक्कल चैम्बर की तरफ से चलते हुए कहां है? ईसोफेगस। फिर से बोलो। और ईसोफेगस के बाद आपके सामने क्या आया? स्टमक। बताओ, स्टमक डायाफ्राम के अंदर था, नीचे था? नीचे था, याद रखना। और राइट साइड था कि लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड पे था। तो आपको मालूम है कि भाई लेफ्ट साइड में आपके पास डायाफ्राम के नीचे एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था स्टमक। तो बताओ, मैंने जो ये बाउंड्री बनाई है इसका नाम क्या है? डायाफ्राम। तो अब आपको लीवर की मैं पोजीशन पढ़ाता हूं। इट इज इन प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। बोलो कहां पर? ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। तो कई बार बच्चे तो एब्डोमिनल कैविटी का दिमाग ही नहीं लगा पाते कि सर कहना क्या चाहते हैं। देखो भाई, मैं आपके सामने
ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ बहुत समझ में। मान लीजिए ये हाथ है और ये आपकी बॉडी का पोर्शन है, ये रहा वो बॉडी का पोर्शन, और ये रहा डायाफ्राम, क्या रहा, और ये रही नेक, क्या रही बेटा, नेक। तो नेक से लेकर डायाफ्राम इट इज थोरैक्स, फिर से बोलो, और डायाफ्राम के नीचे अप टू पेल्विस, अप टू पेल्विस, पेल्विस तक पहुंचते वक्त ये कैविटी का नाम एब्डोमेन। तो डायाफ्राम के नीचे होना एब्डोमेन, डायाफ्राम के ऊपर होना थोरैक्स। तो दिस रीजन इज नोन एज थोरैक्स और इट इज नोन एज एब्डोमेन। तो बताइए हमारा पास लीवर कहां पर मिलेगा, एब्डोमेन, लेफ्ट साइड के राइट साइड, राइट। तो इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी राइट साइड, ये राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, बिलो द डायाफ्राम, बिलो द डायाफ्राम। कई बार जब मैं डॉक्टर को के पास जाता था और दिखाता था, डॉक्टर साहब कहते थे लेट जाओ, फिर वो पेट को पता नहीं दबा दबा के देखते थे। मुझे आज तक समझ में नहीं आता था जब तक मैं एमबीबीएस नहीं था कि ये पेट में क्या ढूंढा करते हैं। तो वो एक्चुअली दो चीजों को पियर्स करके देखना चाहते थे, वो डायाफ्राम के नीचे उंगलियां डाल के देखना चाहते हैं। अगर पेन होगा पेट की तरफ, बाईं तरफ, तो आपको कहाँ बीमारी है, पेट में। और अगर आपको दाईं तरफ पेट है, बीमारी है, तो कहां पर होगा, लीवर। और बीच में अगर उन्होंने ठोक के देखा, इट इज इंटेस्टाइन, बोलो क्या, इंटेस्टाइन। और फिर वो ठोक के देखते हैं कि गैस है कि नहीं। गैस इज द साइन एंड सिम्टम फॉर एनी जीआई डिसीज। कैसी डिसीज, अगर आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई भी डिसीज है, गैस बनेगी, क्या बनेगी, गैस। चाहे वो स्टमक में हो, चाहे वो लिवर में हो, चाहे वो इंटेस्टाइन। तो याद रखना, लीवर की पोजीशन मुझे बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताओ, राइट साइड के लेफ्ट साइड, डायाफ्राम के ऊपर, नीचे होगा, और किस कैविटी में, एब्डोमिनल। और बोलते हैं लीवर जो होगा वो 2 लोब का होगा, कितने लोब का, 2। तो याद रखना उसमें 2 लोब प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। इट इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स, 2 लोब का लीवर प्रेजेंट है। तो लीवर इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स, ये 2 लोब्स है, और 2 लोब की एक डक्ट यहां पर निकलती है, और वो कैसे निकलती है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और कहां खुलती है, डियोडेनम, फिर से बोलो। तो फिलहाल मैं इस स्ट्रक्चर को हटाने जा रहा हूं। आपको लीवर की केवल पोजीशन चाहिए थी तो वो बता दो, लीवर कहां पर है, एब्डोमिनल कैविटी में है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, राइट साइड है, शाबाश बेटे, लेफ्ट साइड की राइट साइड, एब्डोमिनल कैविटी में है। और कितने लोब है, 2 लोब। और डायाफ्राम के ऊपर के नीचे, नीचे, पक्का। तो जब भी आप लीवर को देखोगे, तो अब मैं केवल लीवर बढ़ा रहा हूं, और अब आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि सर ये कहां प्रेजेंट है। बताइए कितने लोब, 2, एक कौन सा, लेफ्ट, और एक कौन सा, राइट। तो याद रखना ये 2 लोब के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसी तरीके का, इसका रे डायग्राम बनता है। तो मैंने रे डायग्राम बनाने की कोशिश की। याद रखना दोनों लोब को जोड़ने वाला एक लिगामेंट मिलेगा, दैट इज नोन एज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इट इज नोन एज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आपके लीवर को 2 लोब में बांटता है। दिस साइड लोब इट इज नोन एज लेफ्ट लोब, एंड दिस साइड ऑफ लोब इट इज नोन एज राइट लोब। सो लेफ्ट लोब और राइट लोब को आपस में अलग करने वाला लिगामेंट, नाम बताओ, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। याद रखना इस लोब के अंदर, बोलो, लीवर के लोब के अंदर, लीवर के लोब के अंदर देयर आर सम लोब्यूल्स, एंड दीज आर नोन एज हेपेटिक लोब्यूल्स। बोलो क्या नाम है, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो एक बात और छोटी सी मैं आपसे करना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। लीवर का एक नाम हेपार भी है, जहां पर भी लीवर लिखा हो इसका एक नाम होता है हेपार, और हेपार शब्द से शब्द पैदा होता है हिपैटो। तो जहां पर भी आपको हिपैटो लिखा हुआ मिल जाए, इट इज रिलेटेड विद द लीवर। मैं बोलूं हेपेटाइटिस, लीवर की बीमारी, पक्का है। इसका मतलब है हिपैटो शब्द जहां पर भी लिखा मिल जाए, इट इज लीवर। हिंदी में इसे जिगर बोलते हैं। और जब कभी लोग बोलते हैं कि मेरा जिगर बहुत बड़ा है, एक्चुअली वो बीमार है, क्योंकि लीवर का बड़ा हो जाना, इट इज हिपैटोमेगाली, और लीवर का बड़ा होना एक बीमारी है।
ठीक बात नहीं। तो जो बोले मेरा जिगरा बहुत बड़ा है, बोलो डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, हाँ। तो याद रखना, जिगर, लिवर, हेपार एक ही शब्द है। मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि मैंने हेपेटिक लोब्यूल शब्द यूज किया। क्या यूज किया? हेपेटिक लोब्यूल। सो व्हाट आई मीन टू से कि आप चाहे राइट लोब में घुसे चाहे लेफ्ट लोब में घुसे, इन राइट लोब और लेफ्ट लोब में आपको छोटे छोटे लोब्यूल मिलेंगे, एंड दीज लोब्यूल्स आर नोन एज हेपेटिक लोब्यूल। तो बताओ, ये लोब है और दीज आर लोब्यूल। तो बताओ, दीज आर लोब की लोब्यूल, लोब्यूल। तो रियल डायग्राम बना रहा हूं कि रे डायग्राम? रे डायग्राम। बहुत ध्यान सुनना। बताओ, लीवर के कितने लोब? एक और राइट लोब, एक लेफ्ट लोब, डायाफ्राम के नीचे, फॉल्सिफॉर्म, लिगामेंट। लोब के अंदर घुसे तो क्या मिला? लोब्यूल। जब आप एक किसी लोब्यूल का बृहद स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? जब भी आप किसी लोब्यूल का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे दिखाई पड़ेगा। इस बड़े से स्ट्रक्चर में बेटा कैप्सूल प्रेजेंट होगा, एंड दैट कैप्सूल इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। यानी ये बड़ा सा लोब्यूल है। ऐसे लोब्यूल के चारों तरफ, देश चारों तरफ एक बेटा कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल प्रेजेंट होगा। दिस इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। बोलो कौन सा? ग्लिसन्स। तो कल को मैं यहां पर बोलूं ये दूसरा लोब्यूल है, तो बताओ इस दूसरे लोब्यूल का ये कौन सा कैप्सूल है? ग्लिसन्स। इधर भी लोब्यूल है, तो बताओ इस लेवल का लोब्यूल का क्या है? ये कौन सा? ग्लिसन्स कैप्सूल। सो एवरी लोब्यूल इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। नाम बोलो। हर लोब्यूल एक कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड है। नाम बताओ। ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके। इस ग्लिसन्स कैप्सूल की बाउंड्री में, जो ग्लिसन्स कैप्सूल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री में जगह जगह पर स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पोर्टल ट्रायड। बोलो क्या नाम है? पोर्टल ट्रायड। याद रखना, पेरीफेरी की तरफ आपको यहां पर स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनका नाम है पोर्टल ट्रायड। थोड़ा ज्यादा है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, एक लोब्यूल के अंदर, एक लोब्यूल के चारों तरफ एक कैप्सूल है। कैप्सूल का नाम ग्लिसन्स कैप्सूल। फिर से बोलो। और ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, ग्लिसन्स कैप्सूल है, याद रखना पड़ेगा, ग्लिसन्स कैप्सूल जो है इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। नाम है पोर्टल ट्रायड। एक और बात याद रखनी है, याद रखना हर लोब्यूल के बीचों बीच एक वेन की ब्रांच है। वेन है कि वेन की ब्रांच? तो यहां पर जो ये स्ट्रक्चर है, ये ब्लड है, ब्लड की वह ब्रांच है। इट इज नोन एज हेपेटिक वेन। फिर से बोलो। तो मैं जगह जगह पर लिख रहा हूं, यहां पर एक ब्रांच है दैट इज नोन एज हेपेटिक वेन ब्रांच, ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन। इट इज नॉट द हेपेटिक वेन, इट इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन। इसके अलावा जो ट्रायड है, इसमें तीन चीजें प्रेजेंट है। कितनी चीजें? तीन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रायड। बोलो क्या बोलेंगे? ट्रायड। आप लोग ट्रायड का मतलब क्या समझते हो? एक चीज, दो चीज की तीन चीज? तो याद रखना, ट्रायड में तीन चीजें प्रेजेंट हैं, वो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, और वो मैं आपको अभी पढ़ाता हूं। चलो, पोर्टल ट्रायड में एक चीज की तीन चीज? तीन चीज। और इस पोर्टल ट्रायड में तीन चीजें हैं। पहले मेरे साथ बोलो, फिर लिखना। एक आर्टरी है, बोलो। एक आर्टरी, ऐसे बोलो। एक आर्टरी है, एक वेन है। फिर से बोलो। और एक डक्ट है। फिर से बोलो। डक्ट। फिर से बोलो। एक आर्टरी है, एक वेन है, एक डक्ट है। पक्का? अब वो वेन, हेपेटिक वेन तो नहीं हो सकती, क्योंकि हेपेटिक वेन कहाँ है? सेंटर। फिर से बोलो। एक आर्टरी है, एक वेन है, और एक डक्ट है। डक्ट है, याद रहेगा? तो याद रखना, इस पोर्टल ट्रायड में एक आर्टरी है, नाम है हेपेटिक आर्टरी। याद रखना। बोलो क्या नाम है? यस। तो कोई पूछे हेपेटिक वेन की ब्रांच कहाँ है? सेंटर में। और हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच कहाँ है?
It is not hepatic artery itself, it is the branch of hepatic artery. Let me correct myself. It is not a hepatic artery, it is a branch of hepatic artery. याद रखना एक वेन भी है, that is known as hepatic portal vein. बोलो क्या ना? पोर्टल वेन. याद रखना, तभी से इस ट्रायड का नाम है पोर्टल ट्रायड. फिर से बोलो पोर्टल. तो बताओ एक आर्टरी कौन सी? हेपैटिक आर्टरी. एक वेन कौन सी? हेपैटिक वेन, हेपैटिक पोर्टल वेन. और एक डक्ट है, इट इज नोन एज हेपैटिक डक्ट्यूल. डक्ट का छोटा भैया, दैट इज नोन एज हेपैटिक डक्ट्यूल. अगर बच्चे तुम ये तीनों चीजें बता देते हो, मुझे आज की क्लास का अपना काम मिल गया. मैं सोचूंगा मैंने बहुत पढ़ा दिया. बताओ क्या राइट और लेफ्ट लोब के अंदर, राइट और छोटे छोटे लोब्यूल हैं? क्या इनका नाम हेपैटिक लोब्यूल है? और इनका नाम जो हेपैटिक लोब्यूल है, इनको सराउंड किया गया है. दे आर सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल. इन्हीं ग्लिसन्स कैप्सूल की बाउंड्रीज में पड़े हैं ट्रायड. ट्रायड का नाम, ट्रायड में मतलब एक लोग कि तीन लोग? तीन लोग. और इसे जिंदगी भर याद रखना है क्योंकि एमबीबीएस में भी काम आएगा. तो बोलना एक आर्टरी है, एक वेन है, एक डक्ट है. पक्का? आर्टरी चूंकि लीवर की है तो नाम है हेपैटिक आर्टरी की ब्रांच. याद रहेगा. चूंकि वेन हो चुकी है कौन सी? हेपैटिक वेन. तो हेपैटिक वेन यहां नहीं हो सकती, तो यहां पर है हेपैटिक पोर्टल वेन. मत किया करो ये स्मार्टनेस, मत करो. हेपैटिक आर्टरी है, फिर से बोलो हेपैटिक पोर्टल वेन. और इसके अलावा हेपैटिक डक्ट. डक्ट का मतलब वो जगह जहां पर कोई सिक्रीशन आके निकाला जाए, स्टोर किया जाए. तो याद रखना, सिक्रीशन लेने के लिए यहां पर एक डक्ट है. डक्ट का नाम है हेपैटिक डक्ट्यूल. फिर से बोलो हेपैटिक. अब सुनना, हेपैटिक वेन और ग्लिसन्स कैप्सूल के बीच में हिपैटोसाइट्स है. नाम बहुत आसान है याद करना. लीवर की सेल का नाम हिपैटोसाइट. और ये जो हिपैटोसाइट है, दीज आर नोन एज लिवर सेल. एंड ये एक के रूप में है कि कॉर्ड के रूप में? कॉर्ड के. तो एनसीईआरटी लिखती है, डायग्राम नहीं बनाती, लिखती है द लिवर लोब्यूल और द हिपैटिक लोब्यूल, दे हैव कॉर्ड ऑफ हिपैटोसाइट्स. दे हैव कॉर्ड ऑफ हिपैटोसाइट्स. और डरना बिल्कुल मत. हिपैटो का मतलब लीवर, साइट्स का मतलब सेल. तो दीज आर द लिवर सेल्स. लिवर सेल्स. तो यहां पर लिवर सेल की एक एक सेल है कि कॉर्ड है? कॉर्ड. और इस वजह से ये पूरा लोब्यूल, पूरा का पूरा लोब्यूल लीवर के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बन जाता है. कैसा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर. मैं पूछूंगा क्वेश्चन, मुझे चाहिए और ऐसे चाहिए. मैं बहुत धीरे धीरे समझा के पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मुझे जवाब चाहिए. तो बताओ लीवर के लोब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कि लोब्यूल? लोब्यूल. तो हर लोब्यूल के बाहर आपको क्या मिलेगा? ग्लिसन्स कैप्सूल. क्या ट्रायड मिलेंगे? ट्रायड का नाम पोर्टल ट्रायड. पोर्टल ट्रायड में तीन चीजें मिलेगी. अंदर हिपैटिक वेन मिलेगी, हिपैटिक वेन से पेरीफेरी की तरफ बेटा आपको धागे मिलेंगे. पर धागे एक सेल क्योंकि बहुत सारे, और इन सेल का नाम होगा कॉर्ड ऑफ हिपैटोसाइट. अब सुनना, बहुत आसान हो गया. ये पूरा स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. किसका? क्यों इसे सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया? क्यों? क्योंकि बेटा ये हिपैटोसाइट बाइल फॉर्मेशन करती हैं. क्या बनाती हैं? बाइल. बाइल बनाने के बाद इस बाइल को ये पोर करती हैं डक्ट्यूल में. किसमें? डक्ट्यूल. किसमें? डक्ट्यूल के अंदर घुसा देती हैं इस बाइल को. इसका मतलब बाइल बनता कहाँ है? लीवर. किन सेल में? हिपैटोसाइट में. और बनने के बाद कहाँ छोड़ा जाता है? हिपैटिक आर्टरी में, हिपैटिक वेन में. ना तो हिपैटिक आर्टरी, ना तो हिपैटिक वेन, हिपैटिक डक्ट्यूल. और ऐसी हिपैटिक डक्ट्यूल की बहुत सारी डक्ट आपस में जुड़कर एक बड़ी सी डक्ट बनाते हैं. एंड दैट इज नोन एज राइट हिपैटिक डक्ट. बोलो क्या नाम?
मैं ऊपर बना रहा हूं, यहां पर बनाना चाहिए। बोलो कौन सी डक्ट? राइट हिपैटिक। और इसी तरीके से यहां पर एक डक्ट बनती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। बोलो कौन कौन सी? बोलो दोनों डक्ट के नाम बताओ। तो बताओ ये डक्ट कैसे बनी? सारे डक्ट्यूल, सारे लोब्यूल के डक्ट्यूल आपस में जुड़ गए। जितने भी लोब्यूल के डक्ट्यूल थे, बच्चे थे, जुड़ करके एक डक्ट बनाई। डक्ट का नाम राइट साइड में है तो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट। सो दिस इज नोन एज राइट हिपैटिक डक्ट। आपको लगता होगा एनसीईआरटी के बाहर है, मैं प्रूव कर दूंगा एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। मैं वैसे भी एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाने पे विश्वास नहीं रखता। बोलो कौन सा? और ये वाली लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो दो हिपैटिक डक्ट आपके सामने बनती हैं, एक राइट हिपैटिक डक्ट और दूसरा लेफ्ट हिपैटिक। राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में जुड़कर बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर से बोलो, दिस इज नोन एज कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो कोई मुझे बताए डक्ट्यूल में क्या छोड़ा गया था? तो राइट हिपैटिक डक्ट में क्या होगा? लेफ्ट में कॉमन हिपैटिक डक्ट बाइल। पक्का? और ये बाइल कॉमन हिपैटिक डक्ट से, सब लोग ध्यान सुनना, कॉमन हिपैटिक डक्ट से एक डक्ट में छोड़ा जाएगा एंड दैट डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। फिर से बोलो, ये सिस्टिक डक्ट नाम की डक्ट में छोड़ा जाएगा और सिस्टिक डक्ट इस पूरे बाइल को स्टोर कर देगा इनटू गॉल ब्लैडर। फिर से बोलो, गॉल ब्लैडर। मेरे क्वेश्चन का जवाब जितने भी बच्चे देंगे मुझे अच्छा लगेगा। बताओ बाइल बनता कहाँ है? लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? लीवर से ये बाइल कैसे निकलता? बोलो, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट आपस में जुड़ गई। बताओ कौन है? सिस्टिक डक्ट। मिलकर के यहां पर गॉल ब्लैडर में भरा। गॉल ब्लैडर में जो भरा गया उसका नाम बाइल। पता है? तो बाइल बना कहाँ? लीवर में। स्टोर कहाँ? बोलते हैं बाद में यही बाइल बेटा, बाद में यही बाइल कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट से होते होते एक डक्ट में पहुंचता है एंड दिस डक्ट इज नोन एज CBD। नाम याद रहेगा? BCD नहीं, CBD, नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। फिर से बोलो, इट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट से होते होते ये डियोडेनम में पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? डियोडेनम। भूल गया? याद है? और उसी डियोडेनम में, याद करो, उसी डियोडेनम में एक यहां पर पैनक्रियाज होगा। बोलो क्या होगा? फिर से बोलो। तो पैनक्रियाज की एक डक्ट आ रही होगी। किसकी डक्ट आ रही है? पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही होगी। मैं इसे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक, कॉमन बाइल डक्ट आपस में जुड़ करके एक डक्ट बनाएंगी, दैट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। फिर से बोलो, इट इज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जो गलती हो गई मुझसे, ध्यान सुनना। ये बोलो, ये कौन सी डक्ट है? राइट हिपैटिक। ये कॉमन हिपैटिक, ये सिस्टिक डक्ट, दोनों जुड़ गई। क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट। फिर से बोलो, कॉमन बाइल डक्ट डियोडेनम में पहुंची। पहुंचने के पहले इधर से क्या आया? पैनक्रियाटिक डक्ट आई। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जुड़ी और एक डक्ट बनाई, दैट इज नोन एज हिपैटो। हिपैटो मतलब लीवर, लीवर से आने वाली। पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास। तो बताओ, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनी। और भाइयों बहनों, ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एक पाउच में खुली। किसमें खुली? पाउच में खुली। पाउच जैसे स्ट्रक्चर में खुली, लेकिन ये पाउच डियोडेनम में है और इस पाउच का नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। बोलो, एम्पुला ऑफ वेटर। मैं फिर से बना दूंगा, चिंता मत करना, पहली बार में देखते जाओ। बोलो कौन? एम्पुला ऑफ वेटर। और इस एम्पुला ऑफ वेटर को बेटा सराउंड करने के लिए इंस्पिंक्टर है। क्या बेटा? इंस्पिंक्टर। एंड दिस इंस्पिंक्टर इज नोन एज इंस्पिंक्टर ऑफ ओडाई। फिर से बोलो, इंस्पिंक्टर ऑफ ओडाई।
बहुत सारे लोगों के दिमाग की बत्तियां बंद और खुल रही हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये डक्ट सिस्टम को तुम छोड़ दो, मैं इसको डिटेल में फिर ले जाऊंगा, मेरे पास बहुत टाइम है और बहुत समझाने के लिए समय, अभी मेरा कोर्स अच्छा चल रहा है, इसलिए तुम इस पे ध्यान लगाओ, इस पे ध्यान लगाओ। मैं इस डक्ट को तो वैसे भी समझा दूंगा। चलो, आपको लीवर के लोब याद है? एक की दो? दो लोब है। दो लोब में एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों लोब को बीच में डिवाइड किया गया है किसने? लिगामेंट। लिगामेंट का नाम फाल्सिफॉर्म। क्या आपके पास फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट ने आपके दो लोब लीवर कर दिए, राइट और लेफ्ट। ये पूरा लीवर राइट साइड में है, फिर भी दो पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट। जब लिवर के अंदर घुसोगे, इधर नहीं देखोगे तो मजा आएगा, जब लिवर के अंदर घुसोगे तो आपको छोटे छोटे लोब्यूल मिलेंगे। ये लोब्यूल एक दूसरे से अलग क्यों हैं? क्योंकि इनके चारों तरफ है कैप्सूल। तो कैप्सूल का नाम याद है? नाम बताओ। ग्लिसन्स कैप्सूल। तो क्या ये भी एक कैप्सूल है? ये भी एक कैप्सूल है, ये भी कैप्सूल है, ये भी कैप्सूल है। तो इंटर कैप्सूलर सरफेस पर, दो कैप्सूल के बीच की सरफेस पर, एक कैप्सूल इधर एक कैप्सूल इधर के सरफेस पर ट्रायड हुआ। ट्रायड का नाम पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड। और हर लोब्यूल के सेंटर में ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। और पोर्टल ट्रायड में एक आर्टरी, एक वेन, एक डक्ट। और चूंकि लीवर की है तो हिपैटो शब्द आएगा, आएगा तो बोलो हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक वेन मत बोलना क्योंकि हिपैटिक वेन बीच में है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक। पक्का? फिर तुम्हें बोला गया हिपैटिक वेन से पेरीफेरी की तरफ लीवर की सेल है, सेल का नाम हिपैटोसाइट। बोलो एक एक करके कि कॉर्ड, कॉर्ड, दीज आर नोन एज कॉर्ड ऑफ हिपैटोसाइट। और इन्होंने क्या बनाया है? बाइल, बाइल बनाया है। और बाइल बना है और कहाँ डाला गया है? डक्ट्यूल। सारे डक्ट्यूल मिलकर के दो मेजर डक्ट बना रहे हैं, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक। तो लोब्यूल का बाइल आ रहा है लेफ्ट, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड? राइट साइड, इधर से लेफ्ट साइड, दोनों मिलकर के कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाया है। कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलती है बेटा जुड़कर सिस्टिक डक्ट। तो बताओ बाइल बना कहाँ? लीवर। स्टोर कहाँ? और रिलीज कहाँ किया गया? डिओडेनम। डिओडेनम में जब रिलीज किया गया तो एक डक्ट से, बोलो CBD। व्हाट इज CBD? कॉमन बाइल डक्ट। लेकिन कॉमन बाइल डक्ट जब भी ओपन होती है उसे पैनक्रियाज की डक्ट का सहारा मिलता है। किसका? पैनक्रियाज। और जब पैनक्रियाज की डक्ट का सहारा मिलता है, इसका नाम पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ऊपर से हिपैटिक, ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट, दूसरी तरफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। डिओडेनम में खुलती हैं, एक पाउच में खुलती हैं, पाउच का नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। घबराओ मत, दोबारा लिखेंगे, मैं हूं, बोलो क्या? एम्पुला ऑफ वेटर। और उस पे एक इंस्फिंक्टर है, इंस्फिंक्टर ऑफ वेटर। अगर आप इतना सीख लिए हो तो आपको एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से डर नहीं लगेगा। क्या आप इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई जानते हो? मैंने बहुत सारे इंस्फिंक्टर पढ़ा है। स्टमक में ऊपर वाला कार्डिया, नीचे वाला पाइलोरी। आज फिर से एक इंस्फिंक्टर पढ़ा रहा हूं, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये वो ऐसी ओपनिंग है जो ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। याद रहेगा? बाय बाय करें इसे। अगर इसे करते हैं तो अब आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा अच्छा सा स्ट्रक्चर। देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर इन डिटेल बनाऊंगा। बताओ ये लीवर है? यस सर। बेवकूफो, तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। ये लीवर है। पता नहीं भगवान। अच्छा बताओ ये लीवर है? यस सर। हाँ, पैनक्रियाज है। अच्छा, हमने कहा ये लीवर है तो भैया ये भी पैनक्रियाज। अभी पैनक्रियाज पढ़ाना बाकी है, मैं पढ़ाऊंगा, पर मैं पहले से भूमिका तैयार कर रहा हूं मैं क्या पढ़ाऊंगा।
अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर आपके पास 2 लोब का किडनी है? यस किडनी की लीवर, पक्का? अच्छा, आप देखता हूं डक्ट सिस्टम को नीले से बनाते हैं, शायद पकड़ पाओ। बताओ राइट साइड से आई? नाम बताओ। लेफ्ट से आई? नाम बताओ। लेफ्ट हिपैटिक, पक्का? अच्छा, इधर से आया? ये कौन है? गॉल ब्लैडर। बोलो सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट आया? क्या सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट से जुड़ा? क्या बनाया? CBD, कॉमन बाइल डक्ट। अब जो मैं पूछूं बताते जाओगे? हाँ बोलो, ये क्या है? राइट हिपैटिक डक्ट। वाह मेरे बच्चे, तुमसे अच्छा बच्चा तो मैंने आज तक कभी मिला ही नहीं मुझे। और ये वाला लेफ्ट हिपैटिक। जब तक कि तुम खुद नहीं बोलने लगोगे कि सर बहुत हुआ, तब तक मैं तुम्हारे हालत खराब करता रहूंगा। एक राइट और एक लेफ्ट। फिर ये कॉमन है? सर ये रही कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट, पक्का? कॉमन हिपैटिक डक्ट में कौन जुड़ा? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जुड़ा और फिर बना कॉमन बाइल डक्ट। शाबाश मेरे बच्चे, कॉमन बाइल डक्ट, पक्का? और कॉमन बाइल डक्ट में आकर के जुड़ी आकर के पैनक्रियाटिक डक्ट। तो क्या ये बहन जी पैनक्रियाटिक डक्ट है? तो ये रही पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जुड़ गई। बोलाओ क्या बना? हिपैटो पैनक्रियाटिक। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, पक्का? और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एक एम्पुला में खुला है। एम्पुला एम्पुला स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सर ये क्या कर दिया? बहुत गड़बड़ किया। पेज नंबर 261। ये है मेरा NCERT प्रूफ। हम इसलिए अब वो हरा हरा डायग्राम हम आपसे बनवाएंगे। अब तुम बनाओगे और बना को बताओगे। अब मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा सिवाय इन 2 स्ट्रक्चर के। बताओ इसमें से एक, ये वाली लेफ्ट, ये वाली राइट। अरे हरा हरा दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा। पेज नंबर 261 देखो, हरा हरा दिख रहा होगा। ये वाली बताओ। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये वाली सर राइट हिपैटिक डक्ट। ये रहा NCERT से प्रूफ जो मैं पढ़ा रहा हूं। बताओ ये वाला? अरे मेरे बच्चे, तुम्ही से तो मैं जीता हूं, तुम लोग ही मुझे जिता देते हो। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है? अच्छा बताओ ये वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट। अरे तो इसके आगे हाँ यही हरा हरा गॉल ब्लैडर बना हुआ है। गॉल ब्लैडर। और इस डक्ट का नाम सिस्टिक डक्ट। देखा, एक चीज को 3 बार पढ़ाने वाला टीचर तुम्हें मिलेगा नहीं, तो मुझे याद करोगे एक दिन। अब याद रखना, यहां पर एक डक्ट, नाम बताओ। कॉमन बाइल डक्ट। तो ये रहा कॉमन बाइल डक्ट। बोले सर इतना भी जरूरी नहीं होता जितना आप ज्यादा पढ़ा देते हो। उन पीछे वाले बैठे से बच्चों से पूछो जो ऐसे ऊंचा कुचक के देख रहे, उनके लिए पढ़ाते हैं। अच्छा बताओ, इधर से एक डक्ट आ रही है, नाम बताओ। पैनक्रियाटिक। वाह मेरे बच्चे, इट इज पैनक्रियाटिक। और पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जुड़ रही हैं। इट इज नोन एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जुड़ रही हैं और जुड़ने के बाद एक पाउच में खुल रही हैं। इस पाउच का नाम है एम्पुला ऑफ वैटर। ये कहां पाया जाता है? एम्पुला ऑफ वैटर। वाटर नहीं, वैटर। दिखाई पड़ा? बस तुम्हारे लिए किया। और इस जगह की ओपनिंग को सराउंड करेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और याद रखना, ओडी लिख लो।
याद रखना, एक इंस्पिंक्टर सीबीडी में भी होता है और पैनक्रियाटिक डक्ट के खुलने के पहले, दैट इज नोन एज स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। आपकी बुक पे नहीं है, लिख लीजिएगा, इंस्पिक्टर ऑफ बॉयडन। इंस्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, इट इज ओनली डक्ट सिस्टम। अगर आप अपनी बुक में हरा हरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जिनके पास अच्छी बुक है, कलरफुल बुक है, वो इस पूरे हरे स्ट्रक्चर को देख लेंगे। देख लेंगे? दिखाई पड़ा? जेरोक्स वाला मिला है तो सामने वाले का हरा हरा देख लो। हाँ भाई, दिस इज नोन एज इंस्पिंक्टर ऑफ ओडाई, दिस इज नोन एज इंस्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। बताओ बॉयडन किसको लेकर के आ रहा है? बाइल। हाँ, बाइल। यहां से क्या आ रहा होगा? बाइल। यहां से पैनक्रियाटिक जूस, तो दोनों मिलकर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और अगर आप अलाउ करें तो आपको दिखाई पड़ेगा ये कहाँ हो रहा है। यस, इट इज हैपनिंग इन डियोडेनम। क्या ये डियोडेनम में हो रहा है? तो सर अगर ये डियोडेनम में हो रहा है तो ये सी शेप डियोडेनम में खुल रहा है। और इस तरीके से अगर मैं डायरेक्ट ये डायग्राम बना देता, चाहे जितने बड़े आप होशियार हो, बिना डियोडेनम का रेफरेंस लिए डायग्राम बना देता, तुम उल्टी कर देते। अब मुझे विश्वास है, मैं भी स्टूडेंट रहा। अब तुम इनके मम्मी पापा को भी पता लगा लोगे। पता लगा लोगे? तुम कहाँ से आई हो? लेफ्ट साइड से। तुम कहाँ से? और तुम लेफ्ट साइड में कहाँ से आई हो? लोब्यूल। लोब्यूल में कहाँ से? पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड में कहाँ से? हिपैटिक डक्ट ट्यूब्स। तुम्हारे पास बाइल कहाँ से आया? कॉर्ड ऑफ हिपैटोसा। कॉर्ड ऑफ हिपैटोसा। नहीं आया? तो बताओ लीवर के सिक्रीशन का नाम क्या है? बाइल। हाँ, बाइल। बनता कहाँ है? फॉर्म्ड इन लीवर। पक्का? स्टोर इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसी को बोलते हैं पित्त की थैली। बोलो क्या बोलते हैं? पित्त की। और रिलीज कहाँ होता है? डियोडेनम। बहुत सही, रिलीज इन डियोडेनम। और किस पाउच में? एम्पुला ऑफ वेटर। और कौन सा स्पिंक्टर? इंस्पिक्टर। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जवाब चाहिए। बनता कहाँ है? स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। हाँ, गॉल। और रिलीज कहाँ होता है? डियोडेनम। किस एम्पुला में? एम्पुला ऑफ वेटर। किस इंस्पिक्टर से? इंस्पिक्टर ऑफ। वन मोर थिंग यू हैव टू नो, द गॉल ब्लैडर इज absent in घोड़ा। G for gallbladder, G for घोड़ा। That's why I am telling this. I am sorry for my language. ऐसे आपको ज्यादा याद रहेगा। Gallbladder is absent in horse. ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। मैमल में, हॉर्सेस में गॉल ब्लैडर absent होता है, इसलिए वो अपना बाइल डायरेक्ट कहाँ पर भेजते हैं? डियोडेनम। स्टोर नहीं कर। और अब सुनो, जब कभी भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, क्या हो जाता है? गॉल ब्लैडर स्टोन, तो आपको पित्त की थैली में पथरी पड़ जाती है। तब हम पथरी नहीं निकालते, हम ये गॉल ब्लैडर काट के निकाल देते हैं और इसे सिल देते हैं, तो हम हो जाते हैं घोड़े जैसे। मतलब यानी अब बाइल बनेगा, बनना बंद नहीं हो, लेकिन स्टोर। और डायरेक्ट कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन। और डियोडेनम में उस समय फैट नहीं हुआ, तो यूजफुल की यूजलेस? यूजलेस। इसलिए जिनके भी गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया है, खूब घी पिए, वो पिए नहीं, क्योंकि घी का डाइजेशन कर पाना मुश्किल है। सो दिस वाज द लिवर फॉर यू। अगर आपको समझ में आया तो, नहीं आया तो अपने तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लेना। आया? नहीं सर, खतरनाक है। खतरनाक नहीं है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि सर ज्यादा पढ़ा है तो एनसीईआरटी की 4 लाइनें पढ़ना, उन 4 लाइनों में सब कुछ लिखा। एक बार पूछ लें, फिर आगे बढ़ जाएं। चलो, अब जब मैं पूछता हूं तो मुझे कुछ चाहिए नहीं होता यहाँ। देखो, अब बताओ, अब तुम बता दोगे तो बताओ, लीवर आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड की लार्जेस्ट? थोरैसिक कैविटी में है। थोरैसिक की एब्डोमेन, डायाफ्राम के लेफ्ट साइड। शाबाश, सारे क्वेश्चन सही। एक लोब की 2 लोब? एक राइट, एक लेफ्ट। पक्का? बीच में लिगामेंट है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसके बाद अगर रास्ता सही चल गया तो काम बन जाएगा। अंदर लोब्यूल है,
These are known as hepatic lobule, structural and functional unit. पक्का? अच्छा बताओ, जो ये हेपेटिक लोब्यूल है, इनके इंटरलोबुलर जंक्शन पे, किसमें? ट्रायाड है, नाम है पोर्टल ट्रायाड। एक आर्टरी, एक वेन, एक कौन सी आर्टरी? हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच। कौन सी वेन? हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच। याद रहेगा? और पक्का सेंटर में एक है, कौन? हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन की ब्रांच से पेरीफेरिक तरफ क्या लीवर सेल गई हैं? These are known as cord of hepatocyte। क्या बनाती हैं? कहाँ डालती हैं? डक्ट्यूल। डक्ट्यूल से कहाँ जाता है? डक्ट। राइट साइड की राइट डक्ट, लेफ्ट साइड की लेफ्ट। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला ऑफ ब्रैडर, स्फिंक्टर ऑफ। अचानक तुम लोग को ज्यादा समझ में आने लगा? अरे तुम लोग अच्छे हो, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियास। पैनक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड। ये आपकी बॉडी की एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब है इसमें दो तरीके के सिक्रीशन है। एक इसका एंडोक्राइन पार्ट है, it have endocrine part as well as it have the exocrine part. Endocrine part of the pancreas, it is known as islets of Langerhans. Islets of Langerhans. And these are the ductless glands. इनमें डक्ट नहीं पाई जाती, डक्टलेस ग्लैंड। और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। ऑल्दो वो एक अलग टॉपिक है जो मैं एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगा। कोई मेरे नॉलेज पे शक ना करे। आज सुबह वाले क्लास में किया, उसने कहा सर ये बताओ इंसुलिन किस वाली सेल से बनता है, ग्लूकागॉन किससे बनता है। हमको आता है, हम बता सकते हैं, हमारा नॉलेज चेक ना करो। अभी सुनो, हार्मोन्स तीन प्रकार के हैं यार, फिलहाल दो नाम याद रखो। एक कौन? इंसुलिन, इंसुलिन। दूसरा कौन? ग्लूकागॉन। और इनका डिटेल मैं तुमको बिना पढ़ाए मानूंगा नहीं। कब? जब क्या पढ़ाऊंगा? एंडोक्राइन सिस्टम। सो मैं एंडोक्राइन सिस्टम में इन दोनों हार्मोन को डिटेल में पढ़ाऊंगा, डरना मत। एक हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा नाम है ग्लूकागॉन। तो बताओ ये पैनक्रियाज की डक्टफुल ग्लैंड है कि डक्टलेस? डक्टलेस। क्या ये एंडोक्राइन पार्ट है? क्या ये अपना सिक्रीशन ब्लड में छोड़ते हैं? डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं। उनके सिक्रीशन का नाम क्या है? हार्मोन। हमें इस ग्लैंड से मतलब नहीं है, इस पार्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में इस पार्ट का कोई रोल नहीं है। और हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है इसके तीन मुख्य पार्ट होते हैं। पहला हेड, फिर नेक और फिर बॉडी। प्लीज इसे पक्षी मत समझिएगा। ये आपकी पैनक्रियाज है जो आपको डियोडेनम में कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। लेट्स सपोज इफ इट इज अ डियोडेनम, अगर ये आपका डियोडेनम है तो इस डियोडेनम में पैनक्रियाज इसके सी पार्ट में ऐसे लगी हुई एक ग्लैंड है। और जो ये एक ग्लैंड आपको ऐसे दिखाई पड़ रही है तो इसके तीन पार्ट दिखाई पड़ेंगे, दिस दिस दिस। दिस पार्ट इज नोन एज हेड। ये हेड पार्ट है। दिस पार्ट इज नोन एज नेक एंड दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी। एंड एक्सोक्राइन पार्ट इज एक्चुअली डक्टफुल पार्ट। इसमें डक्टफुल पार्ट है, डक्टेड पार्ट है। डक्टेड पार्ट का मतलब है यहां पर पार्ट जो है वो डक्ट है। और डक्टेड पार्ट के जितने भी सिक्रीशन होते हैं, दीज आर नॉट द हार्मोन्स,
डक्टेड पार्ट के सिक्रीशन को हम लोग जूस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जूस। और इस जूस का नाम है पैनक्रियाटिक जूस। तीसरा जूस मैंने आपको पढ़ाया, रादर चौथा पढ़ाया, पैनक्रियाटिक जूस। चलिए मैं आपको 4 जूस के नाम पढ़ाता हूँ, रादर 5। सलाइवा, पहले बोलो। एक जूस था, सलाइवा एक जूस था। गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस। बाइल जूस याद आया? एंड नाउ पैनक्रियाटिक। फिर से बोलो 5 जूस के नाम बताओ। सलाइवा, सलाइवा हो गया। फिर गैस्ट्रिक जूस, कहाँ का? स्टमक। इंटेस्टाइनल जूस, कहाँ का? इंटेस्टाइन। 3 हो गया। बोलो बाइल जूस, लीवर का। और पैनक्रियाटिक जूस। तो याद रखना, पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन पार्ट के एक्सोक्राइन। एंड एज ऑल वी नो, एक्सोक्राइन पार्ट अपना सिक्रीशन एक डक्ट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? डक्ट। और ये डक्ट बेटा खुलती है हेड में। बोलो कहां पर? हेड में। दिस डक्ट ऑफ द पैनक्रियाज इज नोन एज, ज्यादा नॉलेज देने के मूड में नहीं हूं, लेकिन लिख लो क्योंकि आ गया है मुंह में तो सुन लो। इस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन, ऑल्सो नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट। और याद रखना, इसी डक्ट ऑफ विल्सन में यहां से आई है सीबीडी। भूल गए आप लोग? याद आया? बोलो व्हाट इज सीबीडी? कॉमन बाइल डक्ट। कहां से आई है? लीवर से। और दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहां ज्यादा विजिबल होगा, यहां ज्यादा विजिबल होगा। देखिएगा फिर से एक बार वही चीजें, बकवास भरी वही चीजें। बताइए यहां से कौन सी डक्ट आई? कॉमन बाइल डक्ट। फिर से बोलो, आई? अच्छा बताओ, और अपनी पैनक्रियाज की डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ विल्सन या फिर पैनक्रियाटिक डक्ट। और क्या बनी? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी बेटा? हेपेटो। और बताओ इस एम्पुला का नाम? एम्पुला। इस स्फिंक्टर का नाम? इस स्फिंक्टर का नाम? स्फिंक्टर ऑफ खाता। कहां दिक्कत है? दिक्कत है? बताओ। पैनक्रियाज के पास पैनक्रियाटिक जूस है। क्या बेटा? पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाटिस जूस की खास बात होती है, इसमें खूब सारा बाइकार्बोनेट आयन होता है और खूब सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? मौका पड़ने पर सारे एंजाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑल द एंजाइम आई विल टीच यू। बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो आप 5 जूस के नाम बता देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बोलो 5 जूस के नाम याद है? एक कौन? सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस। और जो लोग रटते नहीं है वो कमाल करते हैं। आप लोग कमाल कर रहे हैं। आपको मालूम है किसी भी जूस को रटने की जरूरत, मुंह में निकला तो सलाइवा, स्टमक में निकला तो गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन, लिवर से बाइल, पैनक्रियास से। पक्का? 3 जूसेस एसोसिएटेड ग्लैंड से हैं, सलाइवा, पैनक्रियाटिक, बाइल। एक है जो खुद एलिमेंट्री कैनाल का है। 2 कौन? गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइन। तो बताओ पैनक्रियाज आपको समझ में आ गई? पैनक्रियाज से कितने पार्ट? 3, 2 नहीं 3। 1 इज हेड, नेक, बॉडी। पैनक्रियाट के टाइप कितने? 2। एक कौन? एक्सोक्राइन। अच्छा बताओ एंडोक्राइन पार्ट का नाम? आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंज। यहां पर अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, गामा से सोमेटोस्टेटिन, अलग अलग हार्मोन निकाले जाते हैं। वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, डरो नहीं, घबराओ मत। बस ये 2 हार्मोन के नाम बताओ। इंसुलिन, ग्लूकागॉन। इंसुलिन है। क्या ये डक्टफुल है कि डक्टलेस? डक्टलेस। डक्टफुल ग्लैंड इज एक्सोक्राइन। कितने पार्ट? 3। हेड, नेक, बॉडी। फिर से बोलो। और इनकी अपनी एक डक्ट है, डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन। क्या ये हेड में आके खुलती है? और हेड डिओड्रम में खुलता है?
वहीं पर उसको किसका सिक्रीशन मिलता है? बाइल का, बाई सीबीडी। सीबीडी और पैनक्रियाटिक कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट क्या बनाएगा? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। पाउच में खुलेगा, नाम बोलो, एम्पुला बैक। इंस्पेक्टर का नाम, इंस्पेक्टर यहाँ पर इंस्पेक्टर। बाय बाय करें। तो ये था टोटल कंडीशंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। मुझे मालूम है मेरे बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे। मैंने ये डेफिनेशन पहले पढ़ा रखी और मैंने पढ़ाया था कि कई बार चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। खाना आपको सिंपल मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स? आपको मिलेगा नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्ब करने लायक नहीं मिलेगा, पता? और इनसॉल्युबल। तो आपको जो फूड मिला है वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। एब्जॉर्बल की नॉन एब्जॉर्ब? नॉन एब्जॉर्ब। सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? पक्का? हमने कहा इस खाने को हमें बनाना है सिंपल, सिंपल, एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल और सॉल्युबल। क्योंकि बेटा अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे पांचों स्टेप नहीं हो पाएंगे। 5 स्टेप में पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, और इजेशन फिर कैसे होगा? तो बताओ, एब्जॉर्प्शन नहीं। तो बोलते हैं हमें अपने खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है, नॉन एब्जॉर्बल से एब्जॉर्बल बनाना है, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बनाना है। और इसके लिए भगवान ने हमें एक प्रोसेस दिया है। क्या दिया है? और इस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। तो वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं, मैं केवल एक बार पूछना चाहता हूं, व्हाट इज डाइजेशन? बता पाओगे? तो किसी ने कहा डाइजेशन इज ब्रेक डाउन। बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। आपने इतना बोल दिया, मजा आ गया। बोलो कैसा? ब्रेक डाउन। तो अगर आप इतना बोल दो कि मेरा काम बन जाएगा। मैं पूछूं व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेक डाउन, टूट जाना। दैट्स वाई डाइजेशन इज समटाइम इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। फिर से बोलो। पानी की प्रेजेंस में बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे, नॉन एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल का सॉल्युबल मॉलिक्यूल में टूट जाना, इट इज नोन एज डाइजेशन। द अदर नेम ऑफ डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। केमिस्ट्री में जाने कितनी बार हाइड्रोलिसिस पढ़ी आपने? आज बायोलॉजी में हाइड्रोलिसिस का दूसरा नाम सुनकर के अच्छा लगा। नाम बताओ, डाइजेशन। क्या आप डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन बता पाओगे? इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बल इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस। पक्का? बोलते हैं जो डाइजेशन है एक्चुअली ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। वन इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है इस डाइजेशन में हम फिजिकल फोर्सेस को यूज करते हैं। वी यूज द फिजिकल फोर्सेस। दांत से काट के तोड़ना, इट इज मैकेनिकल। दांत से काट कर कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ना, इट इज मैकेनिकल। काटना, चर्निंग, ग्राइंडिंग। तो डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन है। कैसे भी तोड़ो, बस तोड़ो। अगर तोड़ते वक्त तुमने फिजिकल रूल लगाए, कौन से? केमिस्ट्री के रूल नहीं, फिजिकल रूल लगाए, तो ऐसा डाइजेशन क्या कहलाएगा? मैकेनिकल। और अगर आपने खाने को तोड़ते वक्त एंजाइम यूज किए, क्या यूज किया? एंजाइम। इस तरीके के डाइजेशन का नाम है केमिकल डाइजेशन। याद रखना, केमिकल डाइजेशन के लिए जरूरी होंगे जूसेस। क्या जरूरी होंगे? जूस। और इसी दिन के लिए मैंने 5 जूस पढ़ाए हैं, याद है? अगर नहीं बोलोगे तो कनपटी मारेंगे। अगर आपको केमिकल डाइजेशन करना है तो कितने जूस चाहिए? 5। सलाइवा, पक्का? और अगर मैकेनिकल डाइजेशन करने हैं तो मसल मूवमेंट चाहिए। मसल बाइसेप्स की नहीं, इंटेस्टाइन की, स्टमक की। और सर स्टमक और इंटेस्टाइन में मसल कहाँ से आ गई?
अरे पगले, इसी दिन के लिए हिस्टोलॉजी पढ़ाई गई थी। कितनी लेयर? 4। क्या बात है, इतने अच्छे बच्चे तो मिले नहीं। बोलो मस्कुलरिस। क्या आपको मस्कुलरिस याद है? 2 मसल याद है? लॉन्गिट्यूड, एक और है, चलो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो कोई तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता। तो बोले मैकेनिकल डाइजेशन करने के लिए मुझे मस्कुलर मूवमेंट चाहिए। क्या चाहिए? तो कोई सर कौन सी मसल का मूवमेंट? बाइसेप ट्राइसेप नहीं सर, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, ऑब्लिक मसल, that is present in alimentary canal, present in esophagus, stomach, intestine। और याद रखना, whether it is muscular movement, मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊं तो बता देना सर फास्ट हो रहा। मस्कुलर मूवमेंट करने के लिए भी आपको नर्व चाहिए। क्या चाहिए? ताकि नर्व इन मसल को मूव करा सके। और बेटा जूस के सिक्रीशन के लिए भी आपको क्या चाहिए? नर्व्स। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मैंने ये बात छुपा के रखी थी, क्योंकि मैं पहले बता देता तो वो तुम 4 लेयर भी ना सीख पाते। एक साथ 10 चीजें सिखा दी जाए, कुछ भी नहीं आती। अगर मुझे 10 चीजें सिखानी है तो पहले 4 सिखाऊंगा, फिर 3 सिखाऊंगा, फिर 3 सिखाऊंगा, फिर 2, फिर 1, तो तुम सब सीखते जाते हो। तो मैंने छुपा के रखा था कि यस, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, कहा? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर मूवमेंट के लिए और जूस सिक्रीशन के लिए स्पेशल नर्व्स हैं। स्पेशल और नर्व नहीं है, इनके जाल हैं, इनके जाल हैं। एंड जाल ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व है। एंड दीज नेटवर्क ऑफ नर्व्स दे आर नोन एज प्लेक्सस। भूलना मत कभी। कभी मैं पूछूं व्हाट इज प्लेक्सस, बता पाओगे? प्लेक्सस, दे आर द नेटवर्क ऑफ नर्व। और बेटा ये नेटवर्क ऑफ नर्व एलिमेंट्री कैनाल में कहां पर? तो आपको मालूम होने चाहिए उन्हीं 4 लेयर में कहीं होंगे। आपको याद है? बोलो कौन? सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा। अब ज्ञान को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सबम्यूकोसा तो आपको मैंने पढ़ाया था, बाकी ये प्लेक्सस नहीं पढ़ा। तो मैं इसको रिवाइज करूं और फिर मैं आगे पढ़ा जाऊं। बताओ डाइजेशन कितने प्रकार का? एक का नाम है मैकेनिकल डाइजेशन, पक्का? और एक का नाम केमिकल। किसमें? फिजिकल फोर्सेस, मैकेनिकल। किसमें? केमिकल, जूस। केमिकल डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? जूसेस, पक्का? और केमिकल डाइजेशन एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से? तो एंजाइम की मदद से होने वाले सारे डाइजेशन दे कैसे हैं? केमिकल। और बेटा मस्कुलर मूवमेंट से होने वाले सारे डाइजेशन क्या है? हाँ, मैकेनिकल। डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बड़ी चीज है। डाइजेशन का मतलब ब्रेक। 3 बार बोलो। डाइजेशन तुमने दांत से भी किया है। जब तुमने रोटी तोड़ी है डाइजेशन शुरू, क्योंकि क्या कर दिया? ब्रेक डाउन। पर वो डाइजेशन मैकेनिकल है। कैसा है? मैकेनिकल। तो डाइजेशन कितने प्रकार का? 2। एक कौन? मैकेनिकल, दूसरा। और मैकेनिकल डाइजेशन के लिए कौन से मूवमेंट? मस्कुलर। और केमिकल के लिए बोलो एंजाइम। एंजाइम और जूसेस सिक्रेटेड करने के लिए नर्व। और इनको के लिए भी नर्व। और नर्व अकेले की ग्रुप में और ग्रुप ऑफ नर्व इज प्लेक्सस। कुल मिलाकर के पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 2 प्लेक्सस हैं। उनको समझने के लिए एक बार मैं आपको फिर से परेशान करूंगा, एक बार और, फाइनल टाइम। क्या आपको 4 लेयर याद हैं? सबसे बाहर की लेयर सेरोसा। बेटा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। अगर कोई भी चीज ऐसी उल्टी सीधी मेरे से डायग्राम बन जाए, हंसने की बजाय उसको समझने की कोशिश करो। याद रखना, हमारे पास सबसे बाहर की तरफ है सेरोसा। सेरोसा के बाद हमारे पास मस्कुलरिस। बिल्कुल बेटा, देखो नाटक मत करो। मेरी आवाज की मिमिक करके तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। थोड़ा बहुत अगल बगल वाले 1-2 हंस देंगे, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। फिर अगली साल किसी टीचर का मजाक बना रहे हो, एक्चुअली बन तुम्हारा रहा होगा। बताओ ये वाली कौन सी मसल है? लॉन्गिट्यूड। इट इज लॉन्गिट्यूडनल।
और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद हमारे पास एक मसल का ग्रुप आता है सर्कुलर। क्या ये सर्कुलर मसल्स है? दीज आर नोन एज सर्कुलर मसल्स। दोबारा जहमत उठा रहा हूं, इसका मतलब है कि कुछ चीज वहां नहीं जानबूझ के पढ़ाई है, यहीं पढ़ानी थी। और दोनों को मिलाकर क्या बोला है? मस्कुलर। इसके बाद भाइयों बहनों हमारे पास आता है सब म्यूकोसा। क्या आता है बेटा? सब म्यूकोसा। दिस इज नोन एज सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद सबसे अंदर वी हैव द म्यूकोसा विथ फोल्डेड स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज म्यूकोसा। काफी थक गए आप डायग्राम बनाते पर। मैं आपके लिए माफी मांगता हूं कि मैंने आपसे दोबारा डायग्राम बनवाया। ऐसा मुंह बना रहे हो गधों। हाँ भाई बोले नहीं सर माफी मत मांगिए। नर्व का एक जाल लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में पड़ा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में पड़ा हुआ है। और मैंने इतनी जहमत करके ये इसलिए बनाया है ताकि तुम समझ सको ये मसल के बीच में पड़ा है। कहां पर पड़ा? और मसल के बीच में ये नर्व का प्लेक्सस पड़ा है। तो कोई बेवकूफ भी बता देगा इस मसल प्लेक्सस, सॉरी इस नर्व प्लेक्सस का काम क्या होगा? मसल का मूवमेंट। मसल का, और मसल का मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल में कहलाता है पेरिस्टालसिस। बोलो क्या? तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी पेरिस्टालसिस हो रही है, क्या हो रही है? पेरिस्टालसिस, गैस्ट्रिक मूवमेंट हो रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की वजह से हो रहे हैं, पर एक नर्व प्लेक्सस की वजह से हो रहे हैं। इस नर्व प्लेक्सस का नाम है मायेंट्रिक प्लेक्सस। मायेंट्रिक का भी अगर तुम्हें रटने में दिक्कत लग जाए तो मायो मतलब मसल, मायो मतलब तो मसल के बीच का प्लेक्सस इज नोन एज मायेंट्रिक नर्व प्लेक्सस। बोलो फिर से बोलो। तो बताओ मायेंट्रिक नर्व प्लेक्सस कहां पड़ा है? लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में। दिख रहा है ये पिक्चर दिख रहा है? मायेंट्रिक प्लेक्सस का मेन काम है मस्कुलर मूवमेंट। आप घबराना मत, बताते जाना। और कोई बेवकूफ भी बता देगा, रटने की जरूरत नहीं है। जब मसल के बीच में नर्व पड़ी है, किसके बीच में? मसल, तो वो अगर स्टिमुलेट करेगी तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल को स्टिमुलेट करेगी। और जब लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल स्टिमुलेट होंगी तो मसल मूवमेंट होंगे, और इंटेस्टाइन में मसल मूवमेंट होंगे तो खाना नीचे जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से, मैंने कहा तुम खाना खाते हो तो इसोफेगस में नीचे क्यों जाता? तो कहता सर चूंकि हम लोग ग्रेविटी में खड़े। हमने कहा लेट के खाओगे तो तब भी जाएगा सर, पर कैसे जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मसल मूवमेंट नोन एज पेरिस्टाल्सिस। ये ना होते तो खाना अंदर, और भाई साहब ये ना होते तो खाना बाहर भी ना आता। और इसी को ना होना इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। क्या नाम है? कब्ज हो गई सर, कब्जा हो गया। व्हाट इज कब्ज? फीकल मैटर बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गए कि कम हो गए? कम। तो आप 4 दिन से गए नहीं तो अब और नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करके उसे हार्ड कर देगी। आगे कहानी पढ़ाऊंगा, छोड़ो। और फिर जब जाओगे महाराज, हाँ कितनी गंदी गंदी बातें हैं। But all of them are very useful when you are going to be a doctor. इसी की दवाई लोग कहेंगे भाई साहब कॉन्स्टिपेशन, बोलो 200 रुपया लगेगा। फिर आप एक जेली डालते हो, इनेमा डालते हो, इनेमा, और फिर सब बड़बड़ा के छी। अच्छा चित्रांश, मैंने तुम्हें देखा तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, तो तुम बेटा जगह बदल दो, क्योंकि ये डॉक्टरी में केवल यही मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉटी मिलेगा, सुसु मिलेगा, बलगम मिलेगा। एक पैथोलॉजी की लैब में, पैथोलॉजी समझते हो, जहां जांचें होती वहां की लैब में लिखा था आपके लिए ये स्टूल हो सकता है, आपके लिए ये यूरिन हो सकता है, आपके लिए ये स्पुटम हो सकता है, हमारे लिए ये ब्रेड एंड बटर है।
3 दिन हमें लग गए समझने में। हमने फिर एक प्रोफेसर से पूछा ऐसे डरते हुए, ऐसे जूनियर, हमने कहा सर ये स्टूल, यूरिन और चला ये स्पुटम बलगम तुम्हारे लिए ब्रेड बटर कैसे हो गया? तो बोले अगर इसकी जांच नहीं कराएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो घर में हम ब्रेड बटर खरीद। तब से मुझे प्यार हो गया, हाय मेरा स्टूल, हाय मेरा स्पुटम। तो बताओ, स्टूल, यूरिन एंड स्पुटम दुनिया भर के लिए गंदगी है, हमारे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है। अभी नहीं है, अभी तो तुम हमारी ब्रेड एंड बटर, और तुम ही बदतमीजी कर रहे हो। यही है राजन, तुम पे मैंने बहुत पैसा लगाया है, और तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारी प्रोटोटाइप, तुम्हारे फेस वैल्यू पर मैंने अपनी कैरेक्टर रखा हुआ है। तुम बिगड़े मतलब सुनील सर ने कैरेक्टर लॉस कर दिया। अगर ये किसी गलत एक्टिविटी में पाए जाएं, तुम मान लो कि सुनील सर गलत एक्टिविटी में पाए गए, और बेटा तुम चाहोगे कि सुनील सर गलत एक्टिविटी में हो, तो ये गलत एक्टिविटी करते मिल जाए तो इनको हाँ। तो भाइयों बहनों, there is one plexus present in the between the longitudinal and circular muscle. This is known as myenteric plexus, and it is for muscular movement, and these muscular movement are known as parasters. And some other plexus, this एक और प्लेक्सस है जो प्रेजेंट है आपके सब म्यूकोसा में। कहां पर? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा में एक प्लेक्सस प्रेजेंट है, and this is known as submucosal plexus. Submucosal plexus, and this submucosal plexus is known as Meissner's plexus. और मीजनर्स प्लेक्सस चूंकि म्यूकोसा से एसोसिएटेड है, सब म्यूकोसा के बाद क्या है? म्यूकोसा। तो ये अपनी नर्व भेजता है म्यूकोसा पे, और म्यूकोसा में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन इसी प्लेक्सस के कंट्रोल में। कौन से? मीजनर प्लेक्सस। इसका मतलब मीजनर प्लेक्सस इज फॉर सिक्रीशन ऑफ जूसेस, जूसेस। और आपको मैं कम से कम 5 जूसेस तो पढ़ा ही चुका हूं। पहला सलाइवा, दूसरा गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस। तो बताओ, अभी पीछे लौटो जहां से मैं तुम्हें लेकर के आया हूं। डाइजेशन का मतलब याद है? डाइजेशन एक प्रकार, दो प्रकार का है। एक कौन सा? मैकेनिकल और एक केमिकल। तो 2 प्रकार का डाइजेशन है। तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, 2 प्रकार का डाइजेशन है। और इन 2 प्रकार के डाइजेशन को पढ़ने के लिए 5 प्रकार के जूस, भूल गए, 5 प्रकार के जूस और 2 प्रकार के प्लेक्सस। और मुझे यकीन नहीं 200% विश्वास है कि अगर मैं उन 4 लेयर के साथ तुम्हें ये 2 लेयर उसी दिन पढ़ा देता तो ना तुम्हें वो 4 याद आती ना ये 2 याद। तुम इतने कंफ्यूज हो जाते कि सर पता नहीं क्या है। इसीलिए आज मैं आपको बता सकता हूं कि 70% लोगों को तो समझ में आ रहा है कि कौन प्लेक्सस कहां पर है। भले 30% लोग सो रहे हैं, नहीं सुन रहे, अलग बात है। आज बिना देखे ये सारी चीजें पढ़ा पाओगे? लास्ट टाइम, फॉर द सेक ऑफ माई कॉन्फिडेंस, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए आखिरी बार बताओ, सबसे बाहर सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। मस्कुलरिस में घुसे हैं, बाहर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, बीच में माइंट्रिक प्लेक्सस। फिर से बोलो, माइंट्रिक। सबम्यूकोसा में आए, सबम्यूकोसा में मीजनर प्लेक्सस। अगर कोई उठा करके भी पूछे कि बताओ माइंट्रिक, मायो मतलब मसल, मसल का प्लेक्सस क्या करता होगा? बोले यार मसल के मूवमेंट। इसका मतलब वो मैकेनिकल डाइजेशन में कि केमिकल? मैकेनिकल। कैसा? मैकेनिकल। और अगर कोई पूछे मीजनर प्लेक्सस क्या करता होगा, तो आप बोलोगे इट विल हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ जूस। और जूस 1 की 5
5 जूसेस के सिक्रीशन में, रादर 3 तो मुख्य रूप से सलाइवा, इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में इनका बड़ा बड़ा रोल है। ओके, नाउ डाइजेशन इन डिटेल। अब जाके डाइजेशन तुम्हें रट्टा नहीं लगेगा। अपने आप को एक इंफॉर्मेशन दो, खाना जहां रुकेगा, बोलो वहीं डाइजेस्ट होगा। फिर से बोलो, वहां डाइजेस्ट होगा। अब मैं आपसे पूरा सिस्टम एक बार बनाने के लिए बोल रहा हूं। बक्कल चैम्बर याद है? ईसोफेगस याद है? ओके। स्टमक याद है? थैंक यू वेरी मच। डियोडेनम याद है? यस। जेजनम याद है? सीकम कोलोन याद है? यस। आप सुनो, हमें मालूम है पूरी एलिमेंट्री कैनाल तुम्हें याद है। अब मैं जो जो बातें लिख रहा हूं डाइजेशन पढ़ाने के पहले वो अपने आप को इंफॉर्मेशन दो। लार्ज इंटेस्टाइन, लीस्ट रोल मतलब नो रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन का रोल बहुत कम है या फिर नहीं है। मतलब कौन कौन पिक्चर से बाहर? सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम, एनस का डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। अगर है भी तो बहुत कम। मर जाओ तुम, बदतमीज जमाई ले रहे हो। फिर से बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन। मैं बहुत सारी समस्याएं तुम्हारी दूर करने की कोशिश में हूं, क्योंकि डाइजेशन तो तुमको बहुत टीचर पढ़ाते हैं, पर स्टेक कितना रहेगा वो बताएगा एग्जाम का समय, और वो बताएगा बिना पढ़े आपको कितना आता है। और वो जब भटकती हुई आत्मा कोई तुमसे मिले और तुम उसे पढ़ा दो, तब है डाइजेशन तुमने सही पढ़ा। बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में लीस्ट, फिर से बोलो लीस्ट। याद रखना, बक्कल चैम्बर में डाइजेशन होगा। बक्कल चैम्बर में डाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि यहां खाना थोड़ी देर ही सही पर रुकेगा। जब तक चबाओगे खाना रुकेगा, तो यहां पर डाइजेशन होगा। फेरिंग्स में नहीं होगा, क्योंकि फेरिंग्स इज अ पैसेज। फेरिंग्स में डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये पैसेज है। पैसेज मतलब वो रास्ता है जिससे खाना जा रहा है। इसीलिए ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होगा। याद रखना, क्योंकि ईसोफेगस भी आपका एक पैसेज है। बोलो क्या है? पैसेज। फिर आया स्टमक। स्टमक में डाइजेशन होगा। स्टमक में डाइजेशन होगा वेल, क्योंकि यहां खाना 4 से 5 घंटे रुकेगा। यस और नो? और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना रुकेगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा डियोडेनम। बोलो कहां पर? तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। और जो लोग डाइजेशन को बड़ा हुआ समझ रहे थे, उन्हें लगा केवल डाइजेशन कितनी जगह होगा? 3। बक्कल चैम्बर, स्टमक, स्मॉल। और आज मैं आपके हाथ में एक सूत्र देता हूं, एंड दिस सूत्र इज 3, 2, 5। 3 में 2 जोड़ो तो 5। पक्का? 3 जगह होगा डाइजेशन, 3 जगह होगा। बक्कल चैम्बर, स्टमक, स्मॉल। 2 प्रकार का होगा, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो बक्कल में भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार। स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2। बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? मैकेनिकल एंड केमिकल। बक्कल चैम्बर में मैकेनिकल एंड केमिकल, स्टमक में मैकेनिकल एंड केमिकल। 3 जगह, 2 प्रकार, और इसमें 5 जूस इन्वॉल्व होंगे। कितने? 5। नाम बता पाओगे? बोलो। सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पैंक्रियास। अच्छा बताओ, डाइजेशन 5 महीने बाद पूछें, बोलो 3, 2, 5। दिमाग लोगों का खराब, ये क्या? बोले बस इतना ही है डाइजेशन। कितनी जगह? कितने प्रकार? कितने जूस? 5। अगर ये तुम कर गए
तो तुम्हें हवा नहीं लगेगा। अपसेट डाइजेशन 3 जगह पढ़ाओगे, एक कहाँ पढ़ाओगे? बक्कल चैम्बर। और कितने प्रकार का पढ़ाओगे? स्टमक में 2 और इंटेस्टाइन में 2, और कुछ पढ़ा ही नहीं पाओगे। एक मैकेनिकल और एक और केमिकल में चाहिए जूस। क्या चाहिए? जूस। तो बक्कल चैम्बर में सलाइवा, स्टमक में गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन में 3 2 अरे 1 2 3 कौन? बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक। मर जाओ तुम बदतमीज कहीं के, ऐसे सो रहे। हाँ फिर से बोलो, बताओ। बक्कल चैम्बर में एक जूस, बोलो सलाइवा। स्टमक में एक जूस, बोलो गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइन में 3 बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। बताओ इंटेस्टाइन दुनिया में सबसे ज्यादा डाइजेशन करेगी? यस सर। ये कोई पढ़ने की चीज है? ये तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही। सब लोग एक एक जूस से काम चला रहे, हम 3 जूस। तो जो कुछ बचेगा उसको चटनी बना देंगे। कौन? इंटेस्टाइन। तो बताओ डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। पन्ना का है कि नहीं? कुछ बचा नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। जो हम ये परिभाषाएं तैयार कर रहे हैं तुम्हारे सेक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, कि तुम्हें ना लगे बहुत कुछ पढ़ना है। फॉर्मूला इज 3 2 5। व्हाट इज 3 जगह डाइजेशन होगा। कितने प्रकार से? कितने जूस? 5। तो पहली जगह बक्कल कैविटी या फिर डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो 3 जगह में पहली जगह उठा ली हमने। दैट इज ऑल्सो नोन एज बक्कल चैम्बर और बक्कल कैविटी। ऐसा हुआ बना के रखा हुआ है, पता नहीं क्या पढ़ते। हर जगह 2 प्रकार का, बोलो। पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। तो बक्कल चैम्बर में दोनों प्रकार का डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल। मैकेनिकल का पहला स्टेप मैस्टिकेशन, ऑल्सो नोन एज चूइंग, चबाना। बाय द हेल्प ऑफ टीथ। मैं चाहूं तो यहां टाइम ले सकता हूं, लेकिन लेऊंगा नहीं, जल्दी से पूछूंगा। कितने टीथ? 4 3 इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। चबाने के लिए प्रीमोलर और मोलर, काटने के लिए सीयरिंग करने के लिए। थीकोडोंट याद है? डायफॉइडोंट याद है? पक्का? हेट्रोडोंट याद है? इसी दिन के लिए टीथ पढ़ाए गए थे कि जब सर पूछें कि डाइजेशन में टीथ का रोल क्या है, तो बताओ केमिकल की मैकेनिकल। और उसमें भी मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब चूइंग। इसके बाद मिक्सिंग। जब आप खाना चबा रहे होते, काट रहे होते, चबा रहे होते, उसके बाद खाना मिक्स हो रहा होता है। मिक्सिंग के लिए चाहिए सलाइवा। इसी दिन के लिए 3 ग्लैंड पढ़ाई गई थी, याद है? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडुलर। पक्का? सलाइवा मिक्सिंग में मदद करेगा, याद रहेगा? और टंग भी मिक्सिंग में मदद करेगी। टंग याद है? टंग का मेन फंक्शन है सैलोइंग। याद रखना, टंग मिक्सिंग में मदद करेगी, लेकिन टंग का मेन फंक्शन है थर्ड। इट इज नोन एज स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना, ऑल्सो नोन एज डिग्लूटीशन। डिग्लूटीशन। घबराना मत। कोई पूछे बक्कल चैम्बर में 3 मैकेनिकल डाइजेशन के 3 स्टेप बताओ, पढ़ा नहीं पाओगे। बोलो मैस्टिकेशन, मिक्सिंग, सैलोइंग। और जो लोग मैस्टिकेशन, मिक्सिंग और स्वैलोइंग अच्छे से कर रहे होंगे, तो दांत से चबाने और मिक्स करने के दौरान आपका खाना बेटा मिक्स होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएगा, नाम है बोलस। फिर से बोलो। तो मुंह में जो खाना बना सलाइवा के मिक्सिंग से, दैट इज नोन एज बोलस।
कुछ लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि बोलस बनने नहीं देते, ये गलत है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। कई बार आप गरम गरम खाना फटाक से अंदर ले लेते हो, फिर क्या क्या जलता है तुम जानो। याद रखना, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, कुरान में तो आयतें तक लिखी हैं कि आपको खाना कितनी बार चबाना है, 32 बार। 32 बार चबाना। पता नहीं किसी ने मुझे बोला था, आई डोंट नो आयत में लिखा है कि नहीं लिखा है, बोला नहीं किसी ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो सॉरी, लिखा है खाना 32 बार चबाना है। देखिए कितनी बढ़िया बुक है, कैसे साइंटिफिक चीजों को प्रूव करके लिखती है कि जितना चबाओगे खाना उतना पार्टिकल में टूटेगा, उतना अच्छा मिक्स होगा, उतना अच्छा मिक्स होगा, और स्वेलोइंग उतनी आसान होगी, क्योंकि तब आपका क्या बनेगा, बोलस। तो एक बच्चे ने मुझसे बोला जिस समय पार्टिकल का गोल गोल बन जाना, तो उसने कहा जब मैं चावल गोल गोल बनाता हूँ then it is bolus, it is not the bolus। ये जो हाथ में तुम गोल गोल बना रहे हो, it is not the bolus, that is लड्डू। तो बोलस पता नहीं तुम क्या, मैं क्या पढ़ाता हूँ तुम क्या समझते हो। एक बच्चे ने कहा देखो हम बोलस बना रहे हैं, बोलस आपके हाथ में नहीं, कहाँ बनेंगे, नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा डाइजेशन इन हथेली। वो एक्चुअली किसी को बोलना नहीं चाहिए, एक तो मद्रासी और एक तो बिहारी और कई बार पूर्वांचली जब दाल चावल खा रहे हो तो देखो उनका आनंद, उन्हें चम्मच दे तो खटराग लगता है, ये कैसे है। हम भी चम्मच दो, चम्मच में फीलिंग नहीं आती, वो चम्मच फेंको। सो दिस इज नॉट द बोलस, ये बोलस है, इट इज नॉट द बोलस। बोलस व्हेन क्या किया आपने, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन, चुइंग, मिक्सिंग, क्या बना, बोलस। बोलस आया फेरिंग्स में, कहाँ आया, फेरिंग्स। बोलस पहुंचा फेरिंग्स में और फेरिंग्स से पुश किया गया ईसोफेगस, कहाँ, ईसोफेगस में पुश किया गया और ईसोफेगस से उसका रास्ता किधर है, स्टमक। लेकिन जिस समय बोलस बन रहा था, जिस समय, उसी समय पर केमिकल डाइजेशन भी बक्कल चैम्बर में चल रहे थे बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा, बाय द हेल्प ऑफ। ऑल्दो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं लेकिन पूछूंगा दोबारा, कितना लीटर, 1 से 1.5 लीटर, पक्का, दिन भर में 1 से 1.5 लीटर है। पीएच 6.8, पक्का। बताइए इसमें कुछ सॉल्ट भी हैं जो कल मैंने नहीं पढ़ाए थे, आज लिख लो। सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है। इसके अलावा एक एंजाइम है, नाम है टाइलिन। टाइलिन, पिटाइलिन नहीं, पी को साइलेंट करना है, टाइलिन पढ़ना। इट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा एक और एंजाइम है लाइसोजाइम। कुछ बुक थायोसाइनेट के बारे में भी लिखती हैं, तो देयर इज वन मोर कंपोनेंट इज नोन एज थायोसाइनेट, पर अपनी एनसीईआरटी थायोसाइनेट के बारे में नहीं लिखती। तो थायोसाइनेट इट इज नॉट रिटन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ये सब लिखा है। सलाइवा दिन में कितना, 1 से 1.5 लीटर। पीएच 6.8। सॉल्ट में कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। एंजाइम में कौन, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम। देखो ये जल्दबाजी मत करना, कुछ भी कोई बोले आज के बाद, कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बोले 3, 2, 5 का फार्मूला याद रखना। कितनी जगह, कितने प्रकार, कितने जूस, 5 में से एक जूस हमने ले लिया, बोलो कौन, सलाइवा। अब बच्चे 4 को देखेंगे, बोलते हैं भैया लाइसोजाइम का डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारता है, एंटी बैक्टीरिया। इसके अलावा सलाइवा में म्यूकस है, क्या है, म्यूकस। तो सर म्यूकस का डाइजेशन से लेना देना नहीं है, लेकिन मिक्सिंग से लेना देना, किससे, मिक्सिंग। तो डाइजेशन में केमिकल डाइजेशन से लेना देना कौन है, सलाइवरी अमाइलेज। बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों को कि सर आपने क्या लिखा है, ये हमें समझ में नहीं आता। सुनो,
डाइजेशन में जिसको डाइजेस्ट करना है उसके आगे एज लगाना है। सुनील सर को डाइजेस्ट करना है सुनील, प्रोटीन को, लिपिड को लाइपेज, लिपिडेज नहीं लाइपेज। ऐसे ही जब आप अमाइलो को डाइजेस्ट करें, किसको? अमाइलो। अमाइलो का मतलब स्टार्च, फिर से बोलो, तो ये एंजाइम का नाम होगा अमाइलेज। तो ये अमाइलेज जो है ये एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कैसा बेटा? चूंकि ये सलाइवा में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? सलाइवा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। और ये बड़े कमाल का एंजाइम है क्योंकि आपके माउथ में प्रेजेंट 30% स्टार्च को ये डाइजेस्ट कर देता है। 30% स्टार्च को ये माउथ में ही डाइजेस्ट कर देगा अगर आपने माउथ में खाना रुकने दिया मतलब कितनी बार चबाया? 32। तो जो लोग बोलेंगे मैं हर बंदे के मुंह में 30% डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं, कुछ जल्दी में रहते हैं उनमें 5 या 7% हो पाता है, जल्दबाजी में नहीं। तो जो आपकी हॉली बुक्स लिखती हैं वही करो, खाना बहुत आराम से खाओ। सर आप समझ नहीं रहे हो, अगर हम आराम से खाएंगे सामने वाला निपटा देता है। एक थाली में 4 लोग खा रहे, मिठाई आई, अब आप सोच रहे हो सुनील सर ने बोला, आपने एक छोटा सा पीस उठाया, दोबारा देखा, तो आप कई बार क्वांटिटी पे ज्यादा विश्वास करते हो बजाय क्वालिटी। या तो ये करो कि हाथ में ले लो, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां सभ्यता नाम की चीज, वहां तो जितने जल्दी पेट भर जाए उतना अच्छा है। हाँ, तो बताओ आपका सलाइवरी अमाइलेज कैसे डाइजेशन करता है, उसका एक इक्वेशन लिखा है। बोलते हैं आपके फूड में प्रेजेंट स्टार्च 6.8 pH में, 6.8 pH में सलाइवरी अमाइलेज दैट इज टाइलिन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? टाइलिन की प्रेजेंस में बेटा डाइसैकेराइड में चेंज होता है। किसमें? डाइसैकेराइड। और इस डाइसैकेराइड का नाम माल्टोज है। फिर से बोलो, याद रखना स्टार्च अगर आप, यार गलती मत करो, मेहनत कर रहा हूं, 1 सेकंड भी नहीं रुका हूं उतनी देर से। अगर आप स्टार्च को ऐसे खाओ तो इट इज टेस्टलेस, आलू को चाटो टेस्टलेस है। पर अगर आप स्टार्च को चबाते रहो तो ये चबाते चबाते किसमें कन्वर्ट होगा? माल्टोज। और माल्टोज है स्वीट, ये माल्ट शुगर है, माल्टोज स्वीट। तो अगर आप रोटी या आलू को बहुत देर तक मुंह में चबाते रहो वो मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके सलाइवरी अमाइलेज ने 30%, पूरा की 30% जो है वो डाइजेस्ट कर दिया है आपके, किसको? स्टार्च। तो रूल लिखो ध्यान से, सही से अपने दिमाग में लिखो, मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं। प्रोटीन का डाइजेशन बक्कल चैम्बर में, लिपिड का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, केवल एक चीज का डाइजेशन, और स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेज। तो पूरे डाइजेशन का 30% की स्टार्च का 30% डाइजेशन आप माउथ में कंप्लीट कर लेते हो, और इसके बाद खाने से कहते हो आगे बढ़ो। आगे बढ़ता हुआ खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस। और ईसोफेगस में खाना रुकेगा नहीं, वरना ट्रैफिक जाम। इसलिए खाना तुरंत कहाँ पहुंचेगा? स्टमक। तो 3, 2, 5 में एक जगह खत्म, बोलो कहाँ? हाँ, बक्कल चल। दूसरी जगह स्टमक। जाने दें, स्टमक वाला नहीं पढ़ोगे। ये घड़ी एकदम सही हो गई। जाओ जाओ।